मैं हामला नहीं हो रही थी, इसलिए आज डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरे शौहर को बाहर बैठने के लिए कहा और अंदर से कमरे को कुंडी लगा दी। लाइट बंद की। मैं माँ नहीं बन पा रही थी, इसलिए मेरा शौहर मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने मेरा चेकअप करते करते मुझे वेलकम टू माय न्यू ब्रांड वीडियो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में बहुत ही कमाल की वीडियो पेश करके आपको खुशामदीद कहती हूँ। वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा। मैं अस्पताल की मीटिंग एरिया में अपने शौहर के साथ बैठी थी। मेरा शौहर मुझे घूर घूर के देख रहा था। मैंने उस पर एक नजर डालकर फौरन हटा ली। मुझे वहां पर बहुत बेचैनी सी महसूस हो रही थी। जब से मैंने ये सुना था कि इस अस्पताल में एक मेल डॉक्टर इलाज करता है, मैं कैसे किसी मर्द से ऐसा इलाज करवा सकती थी। मैं इस उलझन में शिकार थी कि न जाने वो मुझसे कैसे कैसे सवाल करेगा, क्या कहेगा और मैं उसे कैसे जवाब दे पाऊंगी। मैंने अपने शौहर से कहा भी था कि वो मेरा इलाज किसी लेडी डॉक्टर से करवा दे, लेकिन वो कहने लगा कि मैंने सुना है इस डॉक्टर के हाथ में जादू है। उसने आज तक जितनी भी औरतों का इलाज किया है, एक बार भी इससे नाकामी नहीं हुई है। लेकिन मैं बहुत परेशान थी। मैं अपनी इसी उलझन में उलझी हुई थी कि तभी नर्स वेटिंग रूम में आई और कहने लगी, मिसेस अकरम कौन है? मेरा शौहर कहने लगा कि ये मेरी बीवी है। मैंने अकरम का हाथ पकड़ लिया, वो भी मेरे साथ खड़ा हो गया। लेकिन नर्स ने कहा कि डॉक्टर सिर्फ पेशेंट को ही चेक करता है, पेशेंट के साथ किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ये सुनकर तो मैं और भी ज्यादा नर्वस होने लगी थी। मैं चाहती थी कि अकरम मेरे साथ डॉक्टर के पास जाए। अकरम ने मुझसे अपना हाथ छुड़वाया और मुझे समझाने लगा कि जाओ, डॉक्टर की हर बात को ध्यान से सुनना और उसे सही सही जवाब देना। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं बहुत परेशान थी। जो बात मैं एक लेडी डॉक्टर से कर सकती थी, किसी भी मेल से नहीं कर सकती थी। मुझे तो ये समझ नहीं आता था कि आखिर गायनोकोलॉजिस्ट के तौर पर किसी मेल का औरतों का इलाज करना कहाँ तक सही है। हालांकि बड़े बड़े शहरों में ये बातें गलत नहीं समझी जाती थी, लेकिन मैं गांव से थी। लेकिन अब शादी के बाद अकरम के साथ शहर रहने लगी थी। लेकिन मेरा ताल्लुक गांव से ही था, इसलिए मैं बेहद झिझक रही थी। मैं उस नर्स के साथ डॉक्टर के रूम तक पहुंची। नर्स मुझे डॉक्टर के रूम के अंदर ले गई। सामने डॉक्टर को देखकर मैं कुछ हैरान सी हुई थी। उसके बारे में मेरे शौहर ने कहा था कि वो एक बहुत ही बुजुर्ग डॉक्टर है। आज तक उसके हाथ से कोई भी केस खराब नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से तो डॉक्टर को काफी उम्र दराज होना चाहिए था, लेकिन वो तो नौजवान सा डॉक्टर था। यही कोई अकरम की उम्र का ही था। मुझे देखकर उसने मुझे सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। जैसे ही मैं उसके सामने बैठी तो उसने नर्स से कहा कि कमरे से बाहर जाओ, मुझे मरीज को चेक करना है। जैसे ही नर्स कमरे से बाहर जाने लगी तो डॉक्टर कहने लगा कि दरवाजा अच्छे से लॉक कर देना। ये सुनकर मेरा दिल और भी बेचैन हो गया था। नर्स ने मुस्कुराकर दरवाजा लॉक किया और वो कमरे से बाहर चली गई। पहले तो उस डॉक्टर ने मुझे सर से पैर तक बड़े गौर से देखा। फिर जो सवाल उसने मुझसे किया, मैं तो वो सुनकर ही शर्म से पानी पानी होने लगी थी। डॉक्टर कहने लगा, शादी को कितने साल हो गए हैं? मैंने कहा 4। फिर पूछने लगा, शौहर से ताल्लुक बनाते वक्त खुश होती हो या नहीं? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस सवाल का क्या जवाब दूं। शर्म की वजह से मेरी नजरें झुक गई थी। डॉक्टर ने अगला सवाल किया, हामला होने के लिए कब से दवाइयों का इस्तेमाल कर रही हो? मैंने कहा पिछले 2 साल से। तो डॉक्टर ने कहा, क्या इससे पहले तुम कभी उम्मीद से हुई हो? मैंने कहा कि शादी के 1 साल बाद ही मैं उम्मीद से हुई थी, लेकिन मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दे पाई थी क्योंकि वो बच्चा जन्म लेने से पहले ही मैंने जानबूझकर उसे सच छुपाया था। मैं डॉक्टर को नहीं बता सकती थी कि मेरा पहला बच्चा दुनिया में आने से पहले ही कैसे मेरे पेट में ही मार दिया गया था। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, अच्छा ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद बोला कि आप सामने बेड पर लेट जाएं, मैं आपका चेकअप करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा कि मैं यूं आपसे चेकअप नहीं करवा सकती। मेरी बात सुनकर कुछ देर तो वो मुझे देखता रहा और फिर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, क्यों, क्या हुआ? आप नहीं जानती थी कि आप एक मेल डॉक्टर से अपना इलाज करवाने आई हैं? मुझे लगा जैसे उसके लफ्जों में तंज था। मैंने कहा कि आपको यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर को भी रखना चाहिए था। वो कहने लगा कि अब आप मुझे सिखाएंगी कि मैंने अपने मरीज को कैसे देखना है और कैसे नहीं, और मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वो कहने लगा, यहाँ आने वाली हर औरत का मैं ही चेकअप करता हूँ। इनमें से तो कभी किसी को इतराज नहीं हुआ। अगर आपको इतना ही इतराज था तो आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आप बेकार में मेरा टाइम खराब कर रही हैं। ये कहते ही डॉक्टर ने सामने रखी टेबल पर बेल बजाई और वो नर्स कमरे के अंदर आ गई थी। शायद दरवाजे की चाबी बाहर ही लगी हुई थी, जिससे उसने लॉक खोला।
डॉक्टर ने नर्स से कहा कि इनके शौहर को अंदर बुलाएं। कुछ देर बाद ही अकरम नर्स के साथ अंदर आया। डॉक्टर ने उससे भी सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि आपकी बीवी मेरे साथ बिल्कुल भी ताउन करने को तैयार नहीं है। ये कह रही है कि मुझे यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर रखनी चाहिए थी। देखिए, अगर आपने मुझसे इलाज नहीं करवाना था तो मेरा टाइम ज़ाया करने की क्या जरूरत थी। यह सुनकर अकरम ने मुझे गुस्सीली नजरों से देखा था। डॉक्टर कहने लगा कि आप इनको साथ वापिस ले जा सकते हैं। पहले आप अपनी बीवी का मन बनाए कि इसे अपना इलाज मुझसे करवाना है या नहीं। जब ये दिल से राजी हो जाए तो फिर आप लेकर आ सकते हैं। ये सुनकर अकरम ने मुझे गुस्से से उठने का इशारा किया। मैं खामोशी से नजरें झुकाए कमरे से बाहर निकल आई। वापसी के पूरे रास्ते ड्राइव करते हुए अकरम मुझे यही बातें सुनाता रहा कि पिछले 4 सालों से मैं तुम्हारा बहुत इलाज करवा चुका हूँ, लेकिन तुम हामला नहीं हो पा रही हो और हर जगह से मायूसी हुई है। इस डॉक्टर की गारंटी है कि इसके इलाज से औलाद गारंटी से होती है और केस कभी भी खराब नहीं होता। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया था, लेकिन तुम्हारे तो नखरे शुरू हो गए हैं। आखिर चाहती क्या हो तुम? देखो, अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो मैं तुम्हें ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। मुझे हर सूरत में अपने खानदान के लिए वारिस चाहिए और तुम जानती हो कि मुझे एक बच्चे की सख्त जरूरत है। मुझे इसी साल अपने खुद की औलाद चाहिए। अकरम के मुंह से ये बातें सुनकर मैंने तड़प कर अकरम की तरफ देखा। मैंने कहा, अकरम, शादी के कुछ ही महीने बाद मैं उम्मीद से हो गई थी। उस वक्त आपने मेरे साथ वो जुल्म क्यों किया? आपने क्यों मेरा हमल जाया करवाया? सारी खराबी इसी वजह से हुई है। अगर मैं बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही तो इसमें आपकी गलती है, मेरी नहीं। और अब आप चाहते हैं कि मेरा इलाज एक मेल डॉक्टर करे। मैं तो आज गुस्से से जैसे फट पड़ी थी। मैंने अकरम से साफ कह दिया था कि मुझे ऐसे इलाज किसी भी मेल डॉक्टर से नहीं करवाना। मेरी बात सुनकर अकरम ने गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा दी। मेरा दिल पहले से ही डरा हुआ था। मैं जानती थी कि वो गुस्से में ऐसा कर रहा है, इसलिए मैं खामोश हो गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि वो बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। लेकिन अगर मैं उससे कहती कि मैं डर रही हूँ तो वो गाड़ी की स्पीड स्लो कर ले तो वो और भी ज्यादा बढ़ा देता। वह ऐसा ही था, जज्बाती। इन 4 सालों में मैं उसे अच्छी तरह से जान गई थी कि मेरा किसी बात पर इतराज उठाना अकरम को गुस्सा दिला देता है और गुस्से में वो पागल हो जाता है और फिर उसे कुछ भी नजर नहीं आता और अकरम का गुस्सा सहने के लिए मजबूर थी। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं एक बहुत ही गरीब खानदान से थी। वैसे तो मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, लेकिन इकलौते बच्चे का जो लाड प्यार होता है वो मुझे नहीं मिला था। लाड प्यार भी बच्चों को तभी मिलता है जब घर में खुशहाली होती है। हमारे घर में तो मैंने हमेशा गरीबी ही देखी थी। जब मैं बहुत छोटी थी तो पापा का एक्सीडेंट हुआ था और उनकी दोनों टांगे इस एक्सीडेंट में चली गई थी। तब से मेरी माँ दूसरों के घरों में काम करती थी और तब ही घर में चूल्हा जलता था। पापा के अंदर जिंदगी जीने की उमंग खत्म हो चुकी थी। वो चारपाई पे पड़े अंदर ही अंदर घुटते रहते थे और जब मैं 15 साल की हुई थी तो पापा इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। मेरी माँ तो पहले ही काम करती थी। अब्बा के जाने के बाद तो उन्होंने वैसे ही काम करना था क्योंकि कमाने वाला कोई नहीं था और कमा कर मुझे पाल रही थी। 5वीं क्लास के बाद ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। मुझे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि मेरी माँ ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था कि मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, लेकिन मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। घर अपना था इसलिए इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। अम्मी को जो भी पैसे मिलते थे जैसे तैसे करके वो मेरी फीस भी भर देती थी और आगे भी मुझे पढ़ाना चाहती थी। वो मुझे समझाती कि पढ़ाई के बिना जिंदगी कुछ भी नहीं है। माँ ने कहा कि मेरी तो जैसे तैसे जिंदगी कट गई है, लेकिन मैं तुम्हें खुशहाल जिंदगी देना चाहती हूँ। पढ़ लिख जाओगी तो अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी और किसी के मोहताज नहीं रहोगी। लेकिन मैंने कभी भी पढ़ाई में दिल नहीं लगाया। माँ के काम पर जाने के बाद भी मैं अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने निकल जाया करती। अब माँ ने मुझे पढ़ाई के लिए परेशान करना बंद कर दिया क्योंकि वो भी समझ चुकी थी कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगी। अब जिंदगी यूं ही गुजरने लगी और मैं 20 साल की हो चुकी थी। अम्मी की एक सहेली थी जो अब शादी के बाद शहर में रहने लगी थी। अम्मी की सहेली का मायके हमारे ही गाँव में था। एक बार जब वो अपने मायके आई तो अम्मी से भी मिलने आई और वो अपने इकलौते बेटे अकरम के लिए मुझे पसंद कर गई। हालांकि मेरी माँ ने उससे कह दिया था कि हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अम्मी की सहेली को मैं
मैं बहुत पसंद आ गई थी और वैसे भी अम्मी का बोझ भी हल्का करना चाहती थी क्योंकि अम्मी अब बीमार रहने लगी थी, इसलिए अपने बेटे अकरम के साथ मेरी शादी कर दी। मेरी अकरम की शादी को 5 महीने ही हुए थे कि मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मैं ख्यालों की दुनिया में एकदम से चौंक कर निकली थी क्योंकि गाड़ी घर के सामने बड़ी जोर की ब्रेक लगने पर रुकी थी। मेरा सर सामने बोर्ड से टकराते टकराते बचा था। मेरे उतरने से पहले अकरम गाड़ी से उतरा और गाड़ी का दरवाजा बड़े जोर से बंद कर दिया और घर के दरवाजे का ताला खोलने लगे। ये देखकर मैं समझ गई थी कि आज फिर मेरी शामत है। मुझे तो ये इंसान कोई दिमागी मरीज लगता था। जब से मेरी शादी हुई थी मुझे जिंदगी की कोई खुशी नसीब नहीं हुई थी। मुझे ये बात समझ ही नहीं आती कि कब कोई बात इस इंसान के मिजाज के खिलाफ हो जाएगी और ये मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना कर रख देगा। जैसे ही मैं इस घर के अंदर दाखिल हुई तो उसने मुझे बाजू से दबोच कर पकड़ा और घसीटने के अंदाज से कमरे में ले गया। मुझे बेड पर लाकर गिराया और कहने लगा, बहुत ज्यादा जुबान चलाने आ गई है तुम्हें मेरे सामने। तुम जानती हो कि मुझे बहस पसंद नहीं है, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो, फिर भी आज माफ कर रहा हूँ। आगे से मेरे सामने तमीज के साथ पेश आना और एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, मैं कल तुम्हें दोबारा उस डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा और तुम खुशी से उससे चेकअप करवाओगी। जिस कदर गुस्से से अकरम मुझसे कह रहे थे, मैं जानती थी कि अगर मैं उसकी बात से इनकार किया तो वो मेरे मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर देगा। वो ऐसे ही था, जिद्दी जुनून, गुस्से में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसलिए मैंने भी अपनी जुबान बंद रखी और कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन वो मुझे उसी डॉक्टर के पास दोबारा ले गया। जब मैं उस डॉक्टर के कमरे में गई तो वो मुझे देखकर तंजिया मुस्कुराने लगा था, फिर कहने लगा, बेड पर लेट जाओ। मैं उस बार खामोशी से लेट गई। उसके बाद जब उसने कमरे की लाइट बंद की तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं सोचने लगी कि ये कौन सा चेकअप था जो ये लाइट बंद करके मेरे साथ करना चाह रहा था। मैंने कहा कि आपने लाइट क्यों बंद कर दी है? वो कहने लगा, मेरे इलाज का यही तरीका है। ये कहकर डॉक्टर मेरे पास आ गया। उस कमरे में हल्की हल्की सी रोशनी थी, वो भी शायद खिड़की से आ रही थी। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था और मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज थी। अब वो मेरे बहुत करीब आ चुका था। और फिर उसके बाद जब मेरी शादी अकरम से हुई, वो दोनों माँ बेटा ही थे। अकरम का ना कोई भाई था ना बहन, उसके पापा भी जिंदा नहीं थे। मेरी सास बहुत अच्छी थी, लेकिन अकरम का रवैया मेरे साथ ऐसा था कि कभी आग तो कभी पानी। उसके मिजाज से मैं परेशान होकर रह गई थी। कभी कभी तो मेरी बड़ी से बड़ी बात को भी नजरअंदाज कर जाता और कभी कभी जरा सी बात पर भी लड़ने झगड़ने लगता। जब तक मेरी सास जिंदा थी वो अकरम से मेरी खातिर लड़ जाती थी, कहती थी, क्यों तुम इस बेचारे के पीछे पड़े रहते हो, वो तो तुम्हारे सामने उफ भी नहीं करती, खुद में थोड़ा बदलाव लाओ, अब तुम शादीशुदा हो। हर वक्त का गुस्सा और झगड़ा अच्छी बात नहीं होती। शादी का 1 महीना गुजरा था और 1 महीने में ही अकरम से मैं तंग आ चुकी थी। उस 1 महीने के अरसे में कई बार मैंने गिनती करते करते रोते हुए अकरम को मनाया था। अगर वो किसी बात पर नाराज हो जाता और जब तक मैं उसके सामने रोते हुए हाथ जोड़कर माफिया नहीं मांगती, वो बिल्कुल भी नहीं मानता था। 1-2 बार वो मुझ पर हाथ भी उठा चुका था। छोटी छोटी बातों पर ही वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता था कि मेरे ऊपर हाथ उठा देता था। कभी कहता कि तुम शर्ट को सही तरीके से प्रेस नहीं करती हो, कभी कहता कि तुम चाय अच्छी नहीं बनाती हो। हालांकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती कि जैसा उसे पसंद है मैं वैसे ही काम करूं, लेकिन वो किसी तरह से भी राजी नहीं होता था। शादी के कुछ महीने बाद ही जब मैं पहली बार उम्मीद से हुई तो जो हाल मेरा अकरम ने किया था, सुनने वालों की शायद रूह कांप उठे। उन दिनों जब मैं उम्मीद से हुई तो मेरी तबीयत ज्यादा सुस्त थी, इसलिए मेरी सास मुझे करीबी क्लिनिक पर ले गई। डॉक्टर ने मेरे 1-2 टेस्ट करवाए और ये खुशखबरी सुना दी कि मैं उम्मीद से हूँ। मैं भी ये खबर सुनकर बहुत खुश हो गई थी कि हो सकता है कि जब ये खबर अकरम को मालूम होगी तो वो सुधर जाएगा और मेरा ख्याल रखने लगेगा। लेकिन ये मेरी एक गलत फहमी थी। जैसे ही मेरी सास ने अकरम को ये खबर सुनाई तो एकदम से वो गुमसुम सा हो गया था और आंखें गुस्से से लाल होने लगी। मुझे लगता था जैसे वो अपने आप में गुस्सा बर्दाश्त कर रहा है, दिल ही दिल में गुस्से को पी रहा है। ये देखकर मैं बुरी तरह से डर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये खबर सुनकर गुस्सा क्यों आया है। ये तो खुशी की बात थी। रात को जब मैं कमरे में आई तो वो सिगरेट पी रहा था। पूरा कमरा धुएं से भरा पड़ा था। जब मैंने साइड टेबल पर देखा तो सिगरेट के बुझे हुए टुकड़ों से भरी पड़ी थी। मुझे कमरे में आते हुए देखा तो कहने
कहने लगा कि हमारी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए हैं और तुम्हें बच्चा पैदा करना है। गांव की जाहिल औरत, कुछ तो जिंदगी एंजॉय करने का तरीका सीखो, अभी से बच्चों की जिम्मेदारी में मुझे नहीं पड़ना। अकरम के मुंह से ये सब सुनकर मैं हैरान सी रह गई थी। मैंने कहा, अकरम, ये तो अल्लाह की देन है और अल्लाह की मर्जी से ही होता है, मेरे चाहने ना चाहने से नहीं हो सकता। मेरी बात सुनकर अकरम कहने लगा, लेकिन मेरी औलाद मेरे कहने से ही पैदा होगी। अल्लाह की मर्जी नहीं चलेगी, जब मैं चाहूंगा तब वो दुनिया में आएगी और जब मैं नहीं चाहूंगा तो कोई भी इसे दुनिया में नहीं ला सकता। अकरम की जबान से ऐसे लफ्ज सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा था। वो कहने लगा कि अभी मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए, मैं 2 साल अपनी शादी को एंजॉय करना चाहता हूँ। कल मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा और तुम्हारा अबॉर्शन करवा दूंगा। ये सुनकर मैंने अचानक ही अकरम की तरफ देखा। मैंने कहा, अकरम, मैं ये सब नहीं करवाऊंगी, ये तो एक गुनाह है। जो बच्चा दुनिया में आया ही नहीं, मैं भला दुनिया में आने से पहले ही उसकी जान कैसे ले सकती हूँ? मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। अकरम गुस्से से कहने लगा, तुम कौन होती हो इस बात का फैसला करने वाली? मेरी औलाद है, इसका फैसला भी मैं ही करूंगा, मुझे इसे अभी इस दुनिया में नहीं लाना। ये कहने के बाद उसने लैंप बंद किया और सो गया। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई कि न जाने अब वो क्या करेगा। सुबह अकरम के उठने से पहले ही मैं उठकर कमरे से बाहर निकल गई। मैंने सारी बात अपनी सास को बता दी। अकरम कमरे से बाहर आया और मुझे अस्पताल ले जाने के लिए कहा तो मेरी सास कहने लगी कि अकरम वो कहीं नहीं जाएगी और खबरदार, जो तुमने बच्चे को खत्म करने के बारे में भी सोचा। अकरम ने मुझे गुस्से से देखा था। मैं सहम कर अपनी सास के पीछे छुप गई थी। वो गुस्से से मुझे घूरता हुआ बाहर चला गया। 3 दिन तक वो घर नहीं आया था। अब मुझे अकरम की फिक्र सताने लगी थी, क्योंकि गुस्से में वो अंधा हो जाता था और कुछ भी कर गुजरता था। मेरी सास मुझे तो कुछ भी नहीं कह रही थी, लेकिन वो भी परेशान लग रही थी। 3 दिन बाद अकरम आया तो तभी उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। मैंने खाना रखा तो उसने प्लेट उठाकर जमीन पर फेंक दी। कहने लगा, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाओ। मेरी सास भी ये सब तमाशा देख रही थी और मुझे कहने लगी कि जाओ तुम कमरे में चली जाओ। मैं अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी सास अकरम को बड़े प्यार से समझा रही थी, लेकिन वो बिल्कुल खामोश था। मैं जानती थी कि इसकी खामोशी का मतलब क्या है। मैं सोच चुकी थी कि अब मैं इसकी बात पर कोई एतराज नहीं करूंगी। उसकी औलाद है, चाहे जिंदा रखे या मार डाले। जब मुझे जिंदगी यही अकरम के साथ गुजारनी है तो फिर मैं अकरम के साथ लड़ झगड़ कर जिंदगी नहीं गुजार सकती। जैसे ही अकरम कमरे में आया, इससे पहले कि मैं उससे ये सब कहती कि वो जो चाहता है कर ले, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। उसने मुझे जमीन पर धक्का दे दिया और फिर मेरे पेट पर जोर जोर से लाते मारने लगा। मैं चीखती रही, चलाती रही। कहने लगा कि मैंने बहुत आसानी से इस झंझट को खत्म करवाना चाहा था, लेकिन तुम भूल गई कि तुम मुझसे जिद करोगी तो तुम्हारा यही हाल होगा। अब मैं ऐसे ही इस झंझट को खत्म कर दूंगी। मेरी सास मेरी चीख सुनकर दरवाजा बचाने लगी। मेरी चीखों से पूरा कमरा दहल उठा था और मेरी चीखों को सुनकर वो परेशान हो रही थी और रो रो कर दरवाजा बचा रही थी। अकरम से मिन्नतें कर रही थी कि अकरम प्लीज दरवाजा खोल दो, ये जुल्म मत करो। लेकिन अकरम ने कमरे का दरवाजा नहीं खोला और उसने मुझे इतना मारा कि मैं बिल्कुल बेजान हो चुकी थी। मेरी चीखें इतनी तेज थी कि आस पड़ोस के कई घर मेरी चीखें सुन रहे थे। मेरी सास कमरे के बाहर खड़ी रो रही थी और कमरे का दरवाजा बचा रही थी। अकरम से कह रही थी कि अकरम, खुदा के लिए जुल्म मत करो, वो दरवाजा खोलो, ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन अकरम ने दरवाजा नहीं खोला जब तक उसने मेरे अंदर नन्हे मुन्ने से वजूद को खत्म ना कर दिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। अकरम ने कमरे का दरवाजा खोला और कमरे से बाहर चला गया। मेरी सास दौड़ती हुई मेरे पास आई, लेकिन मेरी हालत देखकर बुरी तरह से घबरा उठी थी। मुझे लग रहा था कि मैं आज ही मर जाऊंगी। मेरी सांस उखड़ने लगी थी। मेरी सास रोती हुई अकरम के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, खुदा के लिए इसे अस्पताल लेकर चलो। लेकिन वो तो पत्थर बना बैठा हुआ था। मेरी सास ने फोन करके एम्बुलेंस को बुलाया और मुझे अपने साथ अस्पताल ले गई। 3 दिन मैं अस्पताल में रही और उसके बाद मैं घर वापस आ गई थी। अकरम ने मुझसे बिल्कुल बातचीत करना बंद कर रखी थी। मैंने भी अकरम से कोई बातचीत नहीं की थी। जो कुछ भी अकरम ने मेरे साथ किया था, मेरा दिल चाहता था कि मैं इस पत्थर दिल आदमी की शक्ल भी ना देखूं। आज अपनी गलती का बुरी तरह से एहसास हो रहा था कि मैं अपनी माँ की बात मानकर कुछ पढ़ लिख जाती तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं इस बंदे की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उसे छोड़कर मैं कहीं भी कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेती और अपनी जिंदगी गुजार लेती। लेकिन अब मैं लाचार थी, उस आदमी के टुकड़ों पर पल रही थी। मेरे सर पर हाथ रखने वाला ना मेरा बाप था और ना ही मेरी माँ, और ना ही मेरे पास पढ़ाई थी। और अकरम मेरी इस मजबूरी का तो फायदा उठा रहा था। मेरी सास बहुत अच्छी थी, वही मेरा ख्याल रख रही थी, लेकिन वो भी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और खुद भी कई बीमारियों से घिरी हुई थी। एक दिन अकरम खुद ही मुझसे बात करने लगा। मेरा दिल तो नहीं था कि मैं अकरम से बात करूं, लेकिन फिर मैंने अपने दिल को समझाते हुए अकरम से बातचीत करना शुरू कर दी।
ली। फिर इसके अलावा दूसरा रास्ता भी नहीं था। या तो अकरम के साथ जिंदगी गुजारती या फिर वापस अपने मायके चली जाती, और मायके में मेरा कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए दिल पर पत्थर रखकर मैंने अकरम से बातचीत करना शुरू कर दी। और जो कुछ हो चुका था और जो मैं खो चुकी थी वो मुझे वापस नहीं मिल सकता था। 1 साल तक अकरम मुझे ना जाने कौन कौन सी मेडिसिन खिलाता रहा, क्योंकि उससे बच्चा नहीं चाहिए था। इसी दौरान मेरी सास भी इस दुनिया से चली गई। उनके जाने से तो मुझे लगा जैसे मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ। वो थी तो मेरी भी हिम्मत बनती रहती थी, और अकरम तो ऐसा था जैसे कि आजाद हो चुका था, क्योंकि शायद पहले माँ के सामने कुछ नरमी से बात कर लेता था, लेकिन अब तो उसे खुली छूट मिल गई थी। अब तो आए रोज मुझ पर हाथ उठाता था, कभी चिल्लाता या कभी बर्तन तोड़ देता। फिर एक दिन मुझसे कहने लगा कि अब मुझे बच्चा चाहिए। ये सुनकर मेरा दिल दुखी हो चुका था। मेरे अंदर से ये ख्वाहिश ही खत्म हो चुकी थी कि मैं कभी माँ बनूं। जब अकरम ने कहा कि मुझे बच्चा चाहिए तो फिर उसने मुझे दवाई खिलाना छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद से नहीं हुई थी। 1 साल और गुजर चुका था। फिर अकरम मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी पहली प्रेगनेंसी में तुम्हारे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से तुम कभी माँ नहीं बन सकोगी। मेरे शौहर ने मेरे साथ जुल्म और ज्यादती की थी। शायद इस वजह से खुदा ने ये खुशी मुझसे छीन ली थी। और फिर मुझ पर ये राज भी खुल गया कि अकरम को औलाद क्यों चाहिए। असल में मेरी सास अपनी सारी जायदाद अकरम के बजाय अपने पोते या पोती के नाम कर गई थी, इसलिए अकरम को जो भी औलाद होगी वही सारी जायदाद की असली हकदार होगी। जब तक अकरम की कोई औलाद नहीं हो जाती, जब तक सारी जायदाद सरकार के कब्जे में रहती और अकरम को सिर्फ लिमिटेड खर्चा दिया जाता। ये बात भी गुस्से में एक दिन अकरम ने मुझसे लड़ते लड़ते कह दी थी, और मैं समझ गई थी कि उसे औलाद से कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे तो सिर्फ जायदाद चाहिए थी जो उसकी माँ ने अकरम के आने वाली औलाद के नाम की थी। और फिर उस डॉक्टर के बारे में अकरम को मालूम हुआ तो वो मुझे उसके पास ले गया। डॉक्टर अंधेरे कमरे में जब मेरे पास आया तो उसने मुझे एक इंजेक्शन लगाया जिससे मैं बेहोश हो चुकी थी। मैं नहीं जानती थी मैं कितने दिन तक बेहोश रही, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं इस अस्पताल के एक प्राइवेट रूम में थी। मेरे हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। मुझे अपना जिस्म बहुत बेजान सा महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे कुछ भी याद ना था। कुछ देर बाद वही डॉक्टर कमरे में आकर फोन पर किसी से बात कर रहा था। कह रहा था कि जी हाँ, सब काम ठीक ठाक हो चुके हैं। अरे आपकी बीवी उम्मीद से है और 9 महीने बाद वो एक बच्चे को जन्म भी देगी। ये सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था कि मैं कब से इस अस्पताल में थी और कब से मैं बेहोश थी, और मेरे साथ आखिर क्या हुआ था। मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था। कि मैं बेहोशी की हालत में ही उम्मीद से भी हो चुकी थी। एक के बाद एक सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगे थे। उस डॉक्टर ने जब मुझे होश में देखा तो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है, ठीक तो है ना आप। मैंने उसे गुस्से से देखा था। मैंने कहा, अभी आपने किसके बारे में बात की है, कौन उम्मीद से हो चुकी है। डॉक्टर मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। कहने लगा कि आप ही का तो इलाज कर रहा था, आपके शोहर की इजाजत से मैंने आपका इलाज किया है। मैंने कहा, मैं कब से बेहोश हूँ, क्या किया गया है मेरे साथ बताइए, क्योंकि मुझे तो लेडी डॉक्टर जवाब दे चुकी थी कि मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती। वो कहने लगा, आप सिर्फ 3 दिन से बेहोश हैं, हमने आपका अंदरूनी इलाज किया है। आपके शोहर को इलाज चाहिए थे और वो एक नेचुरल तरीके से होना मुश्किल लग रही थी, इसलिए ये सब किया, और वो हो गया जो आपका शोहर चाहता था। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। एक ऐसी अंधेरी नगरी थी, मुझे अकरम से नफरत सी महसूस होने लगी थी। वो अपनी बात मनवाने के लिए किस हद तक जा सकता था, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ मैं हैरान हो गई थी। 9 महीने के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। जिस दिन मेरा बेटा पैदा हुआ उस दिन अकरम अपने ऑफिस में था। जब फोन पर डॉक्टर ने उसे ये खबर सुनाई तो वो तेज रफ्तार से ड्राइव करते हुए अस्पताल पहुंच रहा था कि रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया। उस बच्चे को 1 मिनट देखना भी उसके नसीब में नहीं था। वो उस वक्त मर चुका था। मुझे उसके मर जाने का कोई अफसोस ना था। अकरम जिस तरह की बातें करता था, यानी खुद को खुदा से भी ऊपर समझने लगा था, तो खुदा को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि जिंदगी और मौत पर सिर्फ खुदा का हक है। ऐसे ही कुछ दावे अकरम भी कर रहा था कि वो जब चाहे अपने बच्चे को दुनिया में ला सकता है और जब चाहे उसे मार सकता है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इंसान से बढ़कर जो है वो खुदा है। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैंने अपने बेटे को कसकर सीने से लगा लिया था। अकरम की बॉडी को घर लाया गया और उसको दफन भी कर दिया गया, लेकिन मेरी आंख से आंसू भी नहीं निकला था। सब लोग ये समझ रहे थे कि मुझे अकरम की मौत का सदमा लग गया है, इसलिए मेरी आंखों से आंसू नहीं गिर रहा, लेकिन मुझे कोई सदमा नहीं लगा था। मुझे अकरम के जाने का कोई दुख नहीं था। अकरम के जाने के बाद जिंदगी धीरे धीरे अपने रास्ते पर आने लगी थी। मैं अपने बच्चे की परवरिश में दिलो जान से लग चुकी थी। मेरी सास ने मरने से पहले
सारी प्रॉपर्टी अपने पोते या पोती के नाम कर रखी थी, जो अब कानूनी तौर से मेरे पास आ चुकी थी, और इतनी प्रॉपर्टी थी कि मैं जिंदगी भर भी बैठकर खाती तो आराम से मेरी जिंदगी कट सकती थी। मैंने अब अपने बेटे को ही अपने जीने का मकसद बना लिया था।